नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 4 मनोवैज्ञानिक विकार से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। और फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं। वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ेंगे हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। चलिए अब क्वेश्चन को देखा जाए। आर यू रेडी? सभी लोग रेडी हैं? पहला क्वेश्चन लाया जाए आपके सामने। और जो स्टूडेंट नए हैं वो पुराने वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या ऊपर यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा है, या आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट से भी पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन असामान्य के जैविक कारक नहीं है? इनमें कौन असामान्य के जैविक कारक नहीं है? आवाज मेरी क्लियर जा रही है सभी के पास? और ये दिखाई अच्छे से दे रहा है? क्लियर है? तो चलिए, इनमें कौन असामान्य के जैविकीय कारक नहीं है? तो चलिए बताना है आपको कौन सा जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। जी, ऑप्शंस आपके सामने है। शारीरिक संरचना, आरंभिक वंचन। तो चलिए आप लोग फटाफट से मतलब ऑप्शंस को भी पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिनका जिनका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इनमें कौन असामान्य जैविकीय कारक नहीं? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। शारीरिक संरचना जो है वो आपका सही आंसर है। बहुत लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा जी, आपका सी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर होगा आपका शारीरिक संरचना। कौन असामान्य के जैविकीय कारक नहीं है? देखिए 2018 में भी इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा शारीरिक संरचना। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे फुल्ली कंसेप्ट के साथ कराए जाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो हमारा यहाँ टर्म्स आया है जैविकीय कारक, तो इसका आप मतलब समझ लीजिए। कहता है कि जैविकीय कारक का मतलब होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो हमारे व्यवहार के सभी पक्ष को प्रभावित करते हैं। ये जो जैविकीय कारक होते हैं हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं? तो प्रभावित करते हैं, फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। कुछ जैविक कारक जैसे जैसे आप कह सकते हैं दोषपूर्ण हो गया, आपका दोषपूर्ण जो जीन हो गया, आनुवांशिकता हो गया, अंतःस्रावी असंतुलन, कुपोषण, चोट तथा अन्य दशाएं मानव शरीर के कार्य एवं सामान्य विकास में बाधा पहुंचा सकते हैं। तो यही सब जो होते हैं हमारे जैविकीय कारक होते हैं। तो इसमें कह रहा था कि कौन सा असामान्य के जैविकीय कारक नहीं? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। क्लियर है कंसेप्ट? तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और वैसे भी आप लोग जो होगा वो आप लोग पढ़ चुके होंगे जैविकीय मॉडल के बारे में। तो जैविकीय मॉडल के बारे में अगर आपने पढ़ लिया तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 2, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? तो देखिए चलिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके लिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसका डिफिनीशन भी पूछता है। तो डिफिनीशन में आपको यही लिखना पड़ता है। तो किसका ये डिफिनीशन है? तो चलिए आप लोग बताइए, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? देखिए 2009 के एनुअल एग्जामिनेशन में, 2012 के एनुअल एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपका सेकंड का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करते चलिए। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी द राइट आंसर, मनोग्रसित बाध्यता। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी द राइट आंसर। जिनका जिनका डी है बिल्कुल सही है, मनोग्रसित बाध्यता, जिसको आप कह सकते हैं अंग्रेजी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश के भी हैं तो उनके लिए भी मतलब इंग्लिश जो होगा वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप लोग चलिए आंसर देते चलेंगे। तो मनो क्या हो गया इसका आंसर? राइट आंसर मनोग्रसित बाध्यता। मैं आपको बता दूं, जो लोग मनोग्रसित बाध्यता से पीड़ित होते हैं वे अपनी ध्यान मग्नता मतलब ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, ध्यान को नियंत्रण करने में असफल रहते हैं, असमर्थ होते हैं, या अपने आप को बार बार कोई विशेष क्रिया करने से रोक नहीं पाते हैं। मतलब एक ही चीज को बार बार दोहराते रहते हैं। उस तरह की व्याधि को कहते हैं मनोग्रसित बाध्यता। याद रखिएगा, जिसका अंग्रेजी हो जाता है आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विभेक्ष विक्षेप या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है? अच्छा समझिए, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के
परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षेप या तनाव की स्थिति को क्या कहलाती है। देखिए 2009 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आवाज क्लियर जा रही होगी। तो थर्ड का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर, द्वंद। याद रखिएगा द्वंद हो जाएगा आपका राइट आंसर। वही द्वंद जो होता है विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा होने वाली जो तनाव की स्थिति है उसे हम लोग द्वंद कहते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन 4 है। इस वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे, 60 क्वेश्चन को करेंगे और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही हैं। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है। स्नायु विकृति आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपका नस से जो होता है वो रिलेटेड है, नस से रिलेटेड है स्नायु विकृति। तो इसमें से कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन है मनोविदलता, चिंता विकृति, बाध्य विकृति या दुर्भीति। देखिए 2010 और 2016 में क्वेश्चंस को पूछा गया। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो फटाफट से जिनको आंसर पता है आप लोग कमेंट करते चलेंगे। तो 4 का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट आना चाहिए। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है ऑप्शन सी। नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा जी। चलिए मैंने 50-50 कर दिया, सी और बी नहीं होगा। फटाफट से बताइए कौन होगा, ए या डी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए द राइट आंसर, मनोविदलता। मनोविदलता के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसका अंग्रेजी आप कह सकते हैं, जिसको आप कहते हैं एस्किजोफ्रीनिया, एस्किजोफ्रीनिया कहते हैं। और ये मनोविदलता का मतलब ही होता है मन का टूटना, मन का टूटना। याद रखिएगा, बहुत मतलब क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मनोविदलता के बारे में अभी आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप यहीं पे अच्छे से सभी टर्म्स को समझ लीजिए कि आखिर मनोविदलता होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मनोविदलता जो होता है ये मन का टूटना, जैसे कह सकते हैं आप विखंडित होना, मन मानसिकता विखंडित, मानसिकता विखंडित या विखंडित मानसिकता भी आप कह सकते हैं। यह एक मानसिक विकार है, मानसिक मतलब दिमागी विकार है। इस रोग में रोगी के विचार व्यवहार में असामान्य बदलाव आ जाते हैं, जिनके कारण वह कुछ टाइम के लिए अपनी जिम्मेदारियों तथा अपनी देखभाल करने में असमर्थ हो जाता है, माने वो सक्षम नहीं रहता है, अपना देखभाल नहीं कर पाता। तो इसको कहते हैं मनोविदलता। तो ये तो नस से रिलेटेड नहीं हुआ जी, यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है। बिल्कुल सही साथियों। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एक अंतःवैय वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारण है। तो याद रखिएगा, ये इसका जो आपको मैंने ये पढ़ के बताया अंतःवैय वैयक्तिक, इसका जो आप कह सकते हैं अंग्रेजी इसका होता है क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप भी आप कह सकते हैं इसको। तो इसका जो आपका कह रहा है किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया था कि द्वंद्व एवं अंतःवैय वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारण है। तो 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस नहीं, हिप्पोक्रेटस नहीं होगा। आपने हिप्पोक्रेटस के बारे में माना कि आप लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में, क्योंकि वो फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से शायद जाने जाते हैं, आप लोग को याद होगा। तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, सुकरात। क्यों? क्योंकि सुकरात, ये क्लोज रिलेशनशिप का मतलब आप समझिए, सुकरात इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल अच्छा, जिनका भी ऑप्शन सी है बहुत अच्छा दोस्तों। इसी तरह से आप लोग कमेंट करते चलेंगे। और आप लोगों का हिस्ट्री का जो हो चुका है चैप्टर 14 तक मतलब समाप्त हो चुका है, मात्र एक चैप्टर बचा हुआ है, तो उसको हम लोग कर लेंगे। और उसका इस संडे आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, शाम 7 बजे से उसका टेस्ट होने वाला है। आप लोगों को यहीं पे लाइव चैट में आप लोगों को अपना अपना जो होगा आंसर बताना होगा, और मैं उसके कुछ रूल्स होंगे, नियम होंगे, वह मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग रेडी रहेंगे अगले संडे के लिए। इस जो संडे आने वाला है इसी संडे को हम लोग करेंगे टेस्ट। तो किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया था? तो सुकरात ने स्वीकार किया था। मैं आपको बता दूं कि क्लोज रिलेशनशिप का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच का संबंध होता है ये क्लोज रिलेशनशिप, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अंतःवैय व्यक्तिक संबंध। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रही हो और एक्सप्लेनेशन के साथ हो रहा है तो कुछ अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। चलिए एक्सप्लेनेशन आप लोगों को चाहिए या नहीं, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता देंगे। एक्सप्लेन करके बताया जाए या ऐसे ही सिर्फ टिक आउट करा दिया जाए, फटाफट से बताइए। चलिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, आप लोग नीचे कमेंट करते चलिए। निम्नांकित में से कौन काय रूप विकार है? निम्नांकित में से कौन काय रूप विकार है? तो आप लोग ऑप्शंस को पढ़िए। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी इस चैनल पे नए स्टूडेंट हैं, जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया, तो फटाफट से आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको जितने भी आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तैयारी होंगी मैं सभी तैयारी कराऊंगा अच्छे से। साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। जो टेस्ट होगा एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट ही रहेगा, क्योंकि हर टेस्ट में हर सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जी। तो चलिए 6 का आपका आपने ऑप्शंस को पढ़ा होगा। देखिए 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आपके ऑप्शन है पीड़ा विकार, कार्य आलवृता विकार,
या परिवर्तन विकार या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं 6 आपका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। काय रूप का विकार नहीं है, तो परिवर्तन विकार जो है वो काय रूप का विकार नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए फटाफट से आप लोग बताइए। बिल्कुल सही ऑप्शन इधर राइट आंसर दोस्तों, मैं आप लोग का चेकआउट कर रहा था, बिल्कुल सही। इसी तरह से आप लोग करेंगे, जिनका इनका ऑप्शन है ये है बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन काय रूप विकार है, तो आपका 6 का आपने आंसर दिया है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, पीड़ा विकार। तो पीड़ा विकार जो है आपका, तो बहुत लोगों का ऑप्शन सी भी आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन ए भी पीड़ा विकार भी जो आता है आपको काय रूप विकार में ही आता है, और ऑप्शन सी भी परिवर्तन विकार भी आपका काय रूप विकार में ही आता है। मैं आपको बता दूं, आप एनसीईआरटी पेज 10 को खोलिएगा, आपके साइकोलॉजी बुक को, आप वहां पर इसको अच्छे से देख सकते हैं। देखिए जो ये कैसा विकार होता है, ये काय विकार का मतलब होता है ऐसा विकार जिसमें बिना किसी शारीरिक बीमारी के शारीरिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जैसे काय रूपी विकार कहने का मतलब हुआ कि इसमें व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां होती है और वह शिकायत उन शारीरिक लक्षणों की करता है जिसका कोई जैविक कारण नहीं होता है। और कायिक विकार में आते हैं आपके परिवर्तन विकार आपके आ गए हैं, ये आपका जो हो गया कायिक अभिलक्षण विकार आ गया, और यहाँ पर आपका जो हो गया बीमारी दुष्यंता विकार सम्मिलित है। और इस विकार से ग्रसित लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं और प्रायः डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं। तो इस तरह से आपका जिनका जिनका ऑप्शन है उनका भी राइट है, ऑप्शन सी है उनका भी राइट है, क्योंकि पीड़ा विकार और परिवर्तन विकार ये दोनों जो है काय रूप विकार में आता ही है। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में, देखिए सभी क्वेश्चंस आपके एक ऑप्शंस वाले नहीं, कुछ मैंने यहाँ पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं तो इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है, बुलिमिया विकार है। तो मैं आपको बता दूं बुलिमिया विकार कहने का मतलब आपको पता होगा। तो बुलिमिया विकार कहते हैं क्या, मैं आपको पहले ही बता देता हूं इस टर्म्स को। तो इसका जो होता है बुलिमिया कहिए या जिसे आप बुलिमिया नर्वोसा के रूप से भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। और ये होता है, ये खाने की बीमारी है जी। इस बीमारी में व्यक्ति अनियंत्रित खाना खाने का शिकार हो जाता है, मतलब उसको कोई कंट्रोल नहीं रहता है, अनकंट्रोल जो होता है फूड ईट कर लेता है, शिकार हो जाता है। खूब सारा खाना खाने के बाद वो इससे छुटकारा पाने के लिए उल्टी करने की कोशिश करने लगता है, और उल्टी अगर नहीं होता है तो वो दवा का भी यूज कर लेता है उल्टी करने के लिए। तो इस तरह के जो होता है ये आपका है बुलिमिया विकार। देखिए नाम जो है बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा साइकोलॉजी में, बुलिमिया विकार। तो यहाँ पर मनोविद्यलता, बहुत ही एका से एक जो है नाम आपको देखने को मिलता है। तो चलिए 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैसा है बुलिमिया विकार। तो मैंने आपको बताया कि बुलिमिया जो है वो नर्वोसा के रूप से भी जाना जाता है नाम से, और एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो आप 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इधर राइट आंसर भोजन विकार। याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और डिस्कस के साथ में करा रहा हूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 8, नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है। नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है, चलिए फटाफट से 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी। चलिए फटाफट से आपके पास देखिए ऑप्शंस को देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, ऑप्शंस को देखिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। नलिका वाहिनी ग्रंथि का नाम है, नलिका वाहिनी ग्रंथि का नाम है, नलिका विहीन है ना, नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो नलिका विहीन ग्रंथि होती है इसे आप हम लोग शरीर की मतलब की शरीर की सभी रासायनिक क्रियाओं के नियंत्रित करती है, हार्मोन्स के द्वारा होता है, तो नलिका विहीन ग्रंथि के द्वारा ही होता है। और इसका जो अन्य नाम है, ऑप्शन बी आपका सही है, अंतस्रावी ग्रंथि। बहुत लोगों ने ऑप्शन सी दिया है, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी नहीं होगा, एड्रिनल ग्रंथि नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन बी द राइट आंसर, अंतस्रावी ग्रंथि। याद रखिएगा, और मेरा जो शुरू से ही ये एम है कि आपका 80% जो होगा अभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि 80% अगर आपको अभी याद आता है तो आप जब वीडियोस को दोबारा देखिएगा तो आपको जो होगा वो 20% जरूर याद हो जाएगा और आप 100 पे पहुंच जाएंगे। 100 पर अगर आप पहुंच जाएंगे तो मैं आपको ये मतलब आपको ये एक तरह से आपको एकदम फुल गारंटी देता हूं कि आपके जो क्वेश्चंस हो गए मैच कर ही जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सभी क्वेश्चंस को डाल ही दिया हर चैप्टर का, और कुछ कुछ गेस क्वेश्चंस भी डाले जा रहे हैं। और जब मैं प्रैक्टिस सेट हर चैप्टर का हर सब्जेक्ट का लगभग 10 से 15 से 20 या 10 से 15 जितना हम लोग पास टाइम रहेगा उतना प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, और सभी में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 50-50 रखेंगे और सेट हम लोग करेंगे। तो उस तरह से हम लोग का प्रैक्टिस भी बहुत जबरदस्त हो जाएगा और तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी।
तो याद रखिएगा नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है? एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है? आपको इस चैप्टर में एक ध्रुवीय विषाद के बारे में पढ़ना है और द्विध्रुवीय विषाद के बारे में, द्विध्रुवीय विकार के बारे में भी पढ़ना है। तो आपका 9 का आपका सही आंसर 2013 में, 2018 में आप यहाँ पर नजर दौड़ाते चलेंगे कब कब क्वेश्चन को पूछा गया, सब क्वेश्चन बोर्ड मॉड्यूल क्वेश्चन है। तो 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषादी मनोविकृति। विषादी मनोविकृति कहने का मतलब हुआ जिसे जैसे आप कहते हैं एक ध्रुवीय विषाद मतलब यूनिपोलर डिप्रेशन। यूनिपोलर डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब कहने से आप समझ सकते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। तो एक मानसिक विकार है जिसमें रोगी लगातार उदास रहता है इसमें, और इस तरह के आपको जो होंगे वो बहुत से मतलब होते हैं विषाद में आते हैं। तो ये जो एक ध्रुवीय विषाद है, एक ऐसा विषाद है इसमें रोगी जो होता है वो लगातार उदास रहता है, याद रखेंगे आप लोग। और विषाद या अवसाद कहिए, विषाद कहिए या अवसाद कहिए, कहीं कहीं आपको अवसाद, अ माने नहीं, अवसाद मतलब कि नहीं है साद, यानी विषाद यानी डिप्रेशन में है। तो शब्द का प्रयोग जो होता है वो आपको याद रखना है, और ये कहाँ पर यूज होता है तो आप ये भी जानते हैं कि डिप्रेशन का मतलब होता क्या है। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं, इसका द्विध्रुवीय क्यों नाम पड़ा? तो आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन है आपके पास तर्क संगत तथा अतर्क संगत, स्नायु विकृति तथा मनोविकृति, मनोग्रसित तथा बाध्यता या उन्माद तथा विषाद। तो सभी उसी तरह के टर्म्स आपको लग रहे हैं, 2018 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों। तो 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, उन्माद तथा विषाद। याद रखिएगा द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं, कौन कौन? तो उन्माद तथा विषाद। मैं आपको बता दूं कि उन्माद और विषाद के बारे में मैंने आपको कुछ टर्म्स, मैंने अभी आपको विषाद के बारे में ऊपर बताया, और जो द्विध्रुवीय विकार होते हैं उन्माद और अवसाद विषाद दोनों समाहित होते हैं इसमें, जो वैकल्पिक रूप से उपस्थित रहते हैं, यानी कि ये उपस्थित रहते ही हैं, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, और कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं इसका आंसर ये नहीं होगा तो नीचे कमेंट में आप लोग कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे, मैं फिर आपको अगले वीडियो में उसका जो होगा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, और इस वीडियो में आज आपके लिए 60 प्लस क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन लाया गया है, 60 क्वेश्चन को लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, किस चिकित्सा में आध्यानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? किस चिकित्सा में आध्यानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन ए है मनोज्ञात्मक चिकित्सा, ऑप्शन बी है रोगी केंद्रित चिकित्सा, ऑप्शन सी है लोगो चिकित्सा, ऑप्शन डी है व्यवहार चिकित्सा। तो याद रखिएगा 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, मनोज्ञात्मक चिकित्सा। किस चिकित्सा में आध्यानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? तो मनोज्ञात्मक चिकित्सा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने मनोविदिलता के बारे में पढ़ा, मैंने आपको मनोविदिलता के बारे में शुरू में ही बताया कि मनोविदिलता होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि यह एक तरह के ऐसा जो विकार है, मतलब मानसिक विकार है। इस रोग में जो रोगी होता है वो विचार व्यवहार में असामान्य बदलाव आ जाता है रोगी के, और जिसके कारण वह कुछ टाइम्स के लिए अपनी जिम्मेदारियों तथा अपनी देखभाल करने में असमर्थ हो जाता है, मन का टूट जाता है, उसके जो होते हैं वो विखंडित मानसिकता जो हो जाती है, विखंड कर जाती है, टूट जाती है। तो कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका 12 का भी आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। और वो कैसे, मैं आपको बता दूं, मनोविदिलता का वो कैसे, क्योंकि मनोविदिलता के जो रोगी होते हैं वो मन चलित लक्षण भी शो करते हैं। मन चलित लक्षण कहने का मतलब वे अस्वाभाविक रूप से चलते तथा विचित्र मुख विकृतियां एवं मुद्राएं प्रदर्शित करते हैं। अभी मैं आपको अच्छे से इसके बारे में समझाता हूं कि क्या कैसे होगा, जिसे आप कहते हैं क्या, कैटोटोनिया कहते हैं। कैटोटोनिया कहने का मतलब हुआ कि एक तरह से इसका डेफिनेशन भी आप लोग याद रखेंगे कि कैटोटोनिया क्या होता है दोस्तों। कैटेटोनिया जो आपका टर्म्स आया है ये क्या होता है, तो आपको ये भी जानने हैं कि जो होता है अस्वाभाविक, मतलब स्वभाव से परे, अस्वाभाविक रूप से चलते तथा विचित्र मुख विकृतियां एवं मुद्राएं प्रदर्शित करते हैं, जिसे आप कैटेटोनिया कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अच्छे से अब समझिए। कैटोटोनिया जो होता है, कैटोटोनिया स्टूपर के बारे में बात आई है। तो कैटोटोनिया स्टूपर की वो एक ऐसी अवस्था है जिसका आप हिंदी में, स्टूपर का हिंदी होता है जो आपका जरिमा कहते हैं, जरिमा। वे की ऐसी अवस्था है जो लंबे समय तक रोगी गतिहीन और चुप रहता है। इसमें कैटेटोनिया स्टूपर में क्या रहता है, रोगी जो होता है
लंबे समय तक चुप रहता है तथा गतिहीन रहता है, वो चल नहीं पाता है और चुप रहता है। तो इस तरह से आपको याद रखेंगे कैटोटेनिया स्टूपर के बारे में। मैंने आपको अच्छी खासी जानकारी दे दी है कैटोटेनिया स्टूपर के बारे में, और आप बुक में पढ़िएगा तो ये सब आपको मिल जाएगा दोस्तों। एनसीईआरटी बुक में अच्छे से सभी चीज के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? 2018 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए है द्वंद, कुंठा, भूकंप या विवाह विच्छेद। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर कुंठा। निम्नलिखित में कौन सामाजिक प्रतिबल है? तो कुंठा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक तंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? तो याद रखिएगा, कह रहा है कि निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान के मूल्यांकन विधि को एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। जो मानसिक चिकित्सक जो होते हैं, मानसिक चिकित्सा, उसे ही जो होता है मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा 15 के बारे में मैं अच्छे से आपको बता दूं। यह एक तरह का डाउन सिंड्रोम है जिसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, और एक अनुवांशिक विकार है जो क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से में उपस्थिति के कारण होता है। यह आमतौर पर शारीरिक विकास में देरी, याद रखिएगा आमतौर पर जो होता है वो शारीरिक विकास में देरी, विशेषता चेहरे की विशेषताओं और हल्के से मध्यम बौद्धिक विकलांगता से संबंधित है। तो ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम जो हो गया आपका डाउन संलक्षण हो गया। मैंने आपको बताया डाउन सिंड्रोम। तो याद रखेंगे आप लोग अच्छे से, क्योंकि सभी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, टिक आउट कर लिया जाए, 2014 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जो किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी मनोग्रसित बाध्यता। और मनोग्रसित बाध्यता के बारे में मैंने आपको अच्छी खासी जानकारी दे रखी है कि मनोग्रसित बाध्यता जिसे आप कहते हैं ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें जो लोग होते हैं वो मनोग्रसित बाध्यता से पीड़ित होते हैं और ये अपने आप को जो किसी मतलब की क्रिया को बार बार करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, इनको अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, रेशनल इमिटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? रेशनल इमिटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है फ्रायड ने, कार्ल रोजर्स ने, अल्बर्ट इल्लिस ने, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। तो 17 का बहुत लोगों ने ऑप्शन बी बताया, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी नहीं होगा, कार्ल रोजर्स नहीं होगा। इसका आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी अल्बर्ट इल्लिस। ठीक है, जिनको नहीं याद है आप लोग अच्छे से याद करेंगे और जिनको याद है वही कमेंट करेंगे। जिनको नहीं याद है वो लोग या जो लोग अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़े वो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करने के चक्कर में रह जाओगे, आपको याद होगा नहीं। और जब मैं कंसेप्ट बताऊं उस समय आप लोग कमेंट को रोक दिया कीजिएगा, उस समय आप लोग केवल समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और इसका जो आपका मेन एम होता है, इसका जो रीजनल इमिटिव चिकित्सा का जो मेन एम होता है ये भी आपको जान लीजिए। ये जो जिसका मेन एम होता है इमोशन, जो इमोशंस के बारे में आप लोग समझते होंगे, बिहेवियर के बारे में समझते होंगे, तो इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स को हैप्पी लाइफ में चेंज करना जो होता है रीजनल इमिटिव चिकित्सा का जो होता है वही इसका मेन एम होता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और बताइए क्या आप लोगों को मेरी कंसेप्ट समझ में आ रही है अच्छे से? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए एक बार, थोड़ा सा हमें खुशी मिलता है, अच्छा लगता है। अगर आप लोग ना भी बोलेंगे तो उसके लिए मैं कुछ सुधार करूंगा, आपके लिए और इजी लैंग्वेज का उपयोग करूंगा। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में कौन मनोविदिलता का एक प्रकार नहीं है? 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, निम्नांकित में कौन मनोविदिलता का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका 18 का हो जाएगा। फटाफट से मैं आंसर की ओर ले चलता हूं, ऑप्शन इज द राइट आंसर विघटित मनोविदिलता। याद रखिएगा ऑप्शंस पढ़ने से उतना कोई फायदा होने वाला नहीं है, ऑप्शन इज द राइट आंसर विघटित मनोविदिलता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो मादक द्रव्य कहने का मतलब क्या होता है? नशा पैदा करने वाले जो द्रव्य होते हैं उन्हें मादक द्रव्य, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं नैरकोटिक। नैरकोटिक का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। नैरकोटिक मतलब नशा, जिसमें नशा रहता है उसे हम लोग नरकोटिक कहते हैं, नैरकोटिक कहते हैं, इसको आप हिंदी में कहते हैं मादक द्रव्य कहलाते हैं। जैसे चरस हो गया, आपका गांजा हो गया, अफीम हो गया, कोकीन हो गया, मार्फिन हो गया इत्यादि, ये सब आपको याद रखना है। तो इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? कॉफी, कोकेन, अफीम या स्मैक।
तो ये इधर राइट आंसर कॉफी हो जाएगा। कॉफी क्या है, मादक द्रव्य नहीं, कॉफी तो हम लोग भी पीते हैं, इसमें नशा नहीं रहता है। और जो आपका कोकेन हो गया, अफीम हो गया, स्मैक हो गया, ये सब आपका जो है नशीला पदार्थ है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप नए नहीं हैं, आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, तो आप प्लीज मेरी एक हेल्प कीजिए। जैसे मतलब मैंने आपको बोला कि आपके फी के तौर पे आपको 2 स्टूडेंट को क्या करना है, तो इस वीडियो को शेयर कर कर उन्हें इस चैनल से जोड़ना है, यानी उनको बताना है। आप हर लोगों के कुछ ना कुछ फ्रेंड्स होंगे। तो अभी यहाँ पर कितने बच्चे हैं लाइव चैट में, तो इतने बच्चे हैं, इनमें से अगर आप लोगों ने 2-2 को भी शेयर किया तो समझिए इसका जो होता है वो, अगर मान लीजिए अभी कितने बच्चे हैं जी यहाँ पे, तो अबाउट यहाँ पे अभी 13 बच्चे हैं। तो 13 बच्चे हैं, अभी मेरे यहाँ तो 13 शो कर रहा है। हाँ, तो ये अगर मान लीजिए एक तौर पे, अगर मान लीजिए अभी अब लाइव चैट में 15 बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, तो 15 अगर 2-2 बच्चों को शेयर करेंगे तो 15 दूना 30, 15 तिया 45 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग संख्या को बढ़ाइए, जरूर से जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। आक्रमण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो 20 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रायड ने किया था। फ्रायड ने किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, गांजा एक प्रकार का क्या है। गांजा एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो जिनको गांजा का अंग्रेजी याद होगा वो बता देंगे इसका राइट आंसर। गांजा का मतलब सभी लोग समझते होंगे, गांजा जो होता है वो चिलम में डालकर पिया जाता है, मतलब किसी तरह से इसका आप लोग सेवन कर सकते हैं। और इसका जो अंग्रेजी होता है, आप कहते हैं इसको कैनाबिस या मैरिजुआना। मैरिजुआना भी कह सकते हैं, कैनेबिस भी इसका मतलब जो होता है एक तरह से नाम होता है। यह एक मादक पदार्थ मतलब ड्रग है जो गांजे के पौधे से भिन्न भिन्न विधियों से बनाया जाता है। इसका उपयोग मनोसक्रिय मादक यानी साइको एक्टिव ड्रग के रूप में किया जाता है। जो भांग होता है, भांग के पौधे के फूल आसपास पत्तियों एवं तनों में सुखाकर बनने वाले गांजा सबसे सामान्य कॉमन है। और गांजा का एक अलग जो होता है अपना पेड़ भी होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर मैंने आपको बताया, कैनेबिस या मैरिजुआना। मैरिजुआना जो होता है इसका अंग्रेजी होता है दोस्तों, तो इसका 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा कैनेबिस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है। निकोटीन मतलब आप लोग समझ गए होंगे, निकोटीन पता है निकोटीन के बारे में। तो चलिए 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंबाकू में निकोटीन रहता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विषमान्य कष्टप्रद अक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को कहा जाता है। दुखद व्यवहार को कहा जाता है, यहाँ पर क्वेश्चंस को का कर लीजिए, का को कहा जाता है। ऑप्शन है सामान्य व्यवहार, अपसामान्य व्यवहार, विचित्र व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, अपसामान्य व्यवहार, याद रखिएगा। जो ये अक्रियात्मक जो होता है, अक्रियात्मक दुखद व्यवहार को अपसामान्य व्यवहार कहा ही जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सभी अल्कोहल पेय पदार्थ में होता है। सभी अल्कोहल पेय पदार्थ में क्या होता है, तो जो लोग केमिस्ट्री क्लास 10 में पढ़े होंगे वो इसका आंसर फटाफट से बता देंगे। तो बिल्कुल इथेनॉल जो होता है, इथाइल जो होता है इथेनॉल से बनता है जो आपका अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में अपसामान्य व्यवहार में कौन से परिप्रेक्ष्य नहीं है। परिप्रेक्ष्य नहीं है, तो ऑप्शन ए है अति प्राकृत, अजैविक, जैविक या आंगिक। तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी द राइट आंसर, अजैविक, याद रखिएगा, अजैविक द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वे मानव व्यवहार और अनुभूतियां जो साधारण, अनोखे, असाधारण हैं, असामान्य समझाते हैं, कथन किसका है। वे मानव व्यवहार अनुभूतियां जो साधारण, अनोखे, असाधारण हैं, सामान्य समझे जाते हैं, यह कथन किसका है। तो आपको 26 का सही आंसर बताना है दोस्तों। 26 क्वेश्चन जो होगा आपके लिए रहेगा, क्योंकि हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपके लिए, तो इस वीडियो का ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है। आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मेस्कालाइन एक है। मेस्कालाइन क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विभ्रांति उत्पादक, यानी कि विभ्रांति उत्पादक है मेस्कालाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन कैफीन नहीं है। निम्नलिखित में कौन कैफीन नहीं है, ऑप्शन ए है कॉफी, चॉकलेट, कफ सिरप या कोको। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, कफ सिरप। और याद रखिएगा आप लोग का हिस्ट्री का टेस्ट होने वाला, तो याद रखेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में कौन कैफीन नहीं है, तो कफ सिरप, याद रखेंगे। कैफीन के बारे में आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30,
दुश्चिंतित व्यक्ति के में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है हृदय गति का तेज होना, सांस की कमी होना, दस्त होना या उपयुक्त सभी। तो 30 का भी राइट आंसर आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी हो जाएगा। जो दुश्चिंतित व्यक्ति होते हैं उनमें सभी सांस की कमी होता है, हृदय गति का तेज होना भी है, दस्त होना भी होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन कायरूप विकार नहीं है? कायरूप विकार के मैंने बताया था, आपको शुरू में ही बताया था कायिक विकार के बारे में। तो ऑप्शन है परिवर्तन विकार, विच्छेदी विकार, पीड़ा विकार या अश्व का युधिष्ठिरता रोग। तो मैंने आपको देखिए शुरू में मैंने 31 में आपको वहां पर जो क्वेश्चन कराया था उसमें परिवर्तन और पीड़ा विकार दोनों था। मैंने आपको दोनों ऑप्शन बोले थे कि सही है, शायद क्वेश्चन नंबर 6 था। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कौन नहीं है करा है, तो यानी इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विच्छेदी विकार जो है आपका कायरूप विकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन काय आलंबिता विकार के लक्षण नहीं है? काय आलंबिता विकार के लक्षण नहीं है, तो मैं आपको बता दूं तो 32 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, खूब खाना। खूब खाना जो है काय आलंबिता विकार नहीं है, क्योंकि खूब खाना जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा से बिलोंग करता है, जिसे मैंने आपको बताया था, अभी आपने कुछ देर पहले ही उसको पढ़ा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन ओपियोड नहीं है? ओपियोड नहीं है, तो ओपियोड क्या होता है? तो ओपियोड एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि एक तरह से ड्रग्स है, मतलब कि एक तरह से नशीली जो होता है उससे दवा बनाया जाता है ओपियोड। तो 33 का भी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एलएलडी। एलएलडी याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हीरोइन एक प्रकार का क्या है? कोकीन है, कैनेबिस है, ओपियोड है या कैफीन है? तो हीरोइन जो एक प्रकार का है, कौन सा हीरोइन? फिल्म वाला हीरोइन नहीं जी, एक प्रकार से नशीले पदार्थ है। तो हीरोइन आपका 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपियोड है। अभी मैंने ओपियोड के बारे में आपको बताया था कि ओपियोड नहीं है, तो एलएलडी। और यहाँ पर आपका कह रहा है कि यहाँ पर आपका कह रहा है हीरोइन एक प्रकार का है, तो क्या है? तो ओपियोड है। और ये हीरोइन को मतलब कि आप सेवन अगर करते हैं तो इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, किसी विशिष्ट वस्तु दूसरे के साथ अंतक्रिया तथा अपरिचित स्थितियों के प्रति अविवेकीय भय का होना कहलाता है। ऑप्शन है आतंक विकार, उत्तर अभिघातम, मज दबाव विकार या दुर्वृत्ति विकार या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, दुर्वृत्ति विकार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, किस विकार में व्यक्ति प्रत्यावर्ती व्यक्तित्वों की कल्पना करता है जो आपस में एक दूसरे के प्रति जानकारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? तो याद रखिए 36 का भी आपका सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, विच्छेदी पहचान विकार। विच्छेदी पहचान विकार आपके बुक में बहुत ही अच्छे अच्छे टर्म्स दिए गए हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। 37, उत्तर अभिघातक दबाव विकार का लक्षण होते हैं। उत्तर अभिघातक विकार दबाव का लक्षण होते हैं। ऑप्शन है एकाग्रता में कमी, बी है बार बार आने वाले स्वप्न, सी है सान्वेगिक शून्यता का होना, डी है उपयुक्त सभी। तो आप कमेंट फटाफट से आप लोग करिए कीजिए, कमेंट का सिलसिला थम गया है, कमेंट ज्यादा नहीं आ रहा है, आप लोग फटाफट से कमेंट करते चलिए। नहीं आ रहा है फिर भी आप लोग ट्राई कीजिए। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, आनुवांशिक कारकों का संबंध कहाँ पाया जाता है? आनुवांशिक कारकों का संबंध कहाँ पाया जाता है? तो देखिए भाव दशा में भी आनुवांशिक, मनोविदिलता तो आनुवांशिक से बिलोंग करता है, मानसिक मंदन ये भी आनुवांशिक से बिलोंग करता है। आनुवांशिक कहने का मतलब जो हुआ वंशज के द्वारा जो होता है, जीन के द्वारा, तो यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, दुश्चिंता विकार का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है डोपामाइन से, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड से, सीरोटोनिन से या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बी इज द राइट आंसर, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड से, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अब केवल हम लोग पास 20 क्वेश्चन ही बचा है, क्योंकि 60 क्वेश्चन से हम लोग करने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का नवनीतम पद्धति है? निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का नवनीतम पद्धति है? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो 40 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, DSM-4। DSM-4 याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। DSM आए भी 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? असामान्य व्यवहार, तो देखिए मानसिक संतुलन ये भी असामान्य व्यवहार से मतलब बिलोंग करता है। क्रोमोसोम्स असमानता ये भी आपके असामान्य व्यवहार से बिलोंग करता है। याद के लिए जो याददाश्त का कमजोर होना ये भी आपके असामान्य व्यवहार से बिलोंग करता है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शरीर गठन। याद रखेंगे शरीर का गठन जो है असामान्य व्यवहार से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं? असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं? तो 42 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखिएगा सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए द
राइट आंसर है। और इलेक्ट्रा के बारे में भी फ्राइड नहीं बताया था, आपके याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल का अंतर होता है। किस चीज का अंतर होता है? तो मात्रा का, क्रम का, या दूरी का, या समय का। तो याद रखिएगा ऑप्शन है मात्रा का। सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल मात्रा का अंतर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण है। मानसिक अस्वस्थता बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है उल्टी सीधी हरकतें करना, पागलपन के लक्षण, संतुलित व्यवहार, संतुलित आहार हो जाएगा, संतुलित व्यवहार भी चलेगा, न करना, या नई परिस्थितियों में घुटन महसूस करना। तो मैं बता दूं मानसिक अस्वस्थता के प्रमुख लक्षण है आपके ऑप्शन सी द राइट आंसर, संतुलित व्यवहार न करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मनोविदिलता के उप प्रकारों में से कौन सा एक नहीं है। मैंने मनोविदिलता के बारे में आपको अच्छे से बताया है। तो मनोविदिलता के उप प्रकारों में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए है व्यामोह प्रकार, या विसंगठित प्रकार, अवधान न्यूनता अतिक्रिया प्रकार, या अविभेदित प्रकार। तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधान न्यूनता अतिक्रिया प्रकार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बीमारियों का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण का 10वां संस्करण ICD-10 कब प्रकाशित किया गया? तो याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत हुई थी 1983 से शुरुआत हुई थी दोस्तों, 1983 में शुरुआत हुई थी और 1992 में पूरा हो गया था, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर 1992। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अगर कोई व्यक्ति में उन्माद तथा विषाद दोनों तरह की मानसिक व्यवस्थाएं क्रम होती है। देखिए उन्माद तथा विषाद जो होता है किसके वैकल्पिक है? तो मैंने आपको बताया था द्विध्रुवीय विकार के। तो क्वेश्चन को समझिए, अवस्थाएं क्रम में होती है तो इसमें इसे DSM-IV में क्या संज्ञा दी गई है? तो मैंने आपको बताया ऑप्शन बी द राइट आंसर, द्विध्रुवीय विकार। बहुत अच्छा दोस्तों, जिनका जिनका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, किस सन तक आंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर थी? किस सन तक आंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर था? तो ऑप्शन ए है 1925, 1914, 1912 या 1915। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर 1915, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, मनोविदालता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मनोविदिलता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए है स्लीयूलर, मॉडल, फ्रायड या क्रेपलिन ने। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, DSM-IV में कितने आयाम है? DSM-IV में कितने आयाम है? जल्दी जल्दी कर रहे हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं जी, फास्ट हो रहा है कि नहीं, ज्यादा डिस्कस तो नहीं कर रहे हैं। DSM-IV में कितने आयाम है? ऑप्शन ए है 5, 6, 4, 7। तो याद रखिएगा 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, मानव शरीर में काला पित्त की अधिकता से उत्पन्न होता है। मानव शरीर में काला पित्त की अधिकता से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है विषाद, उत्साह, विषाद तथा उत्साह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पित्त की आवश्यकता से आपके शरीर में विषाद ही उत्पन्न होगा, उत्साह तो उत्पन्न होने वाला है नहीं, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, DSM-IV के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुश्चिंता विकृति की श्रेणी में नहीं रखा गया है? याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 52 का ऑप्शन सी द राइट आंसर, रूपांतर विकृति को, रूपांतर विकृति को जो है वो दुश्चिंता विकृति की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, मनोविदिलता के रोगी में सबसे ज्यादा कौन सी विभ्रांति पाई जाती है? मनोविदिलता के रोगी में सबसे ज्यादा कौन सी विभ्रांति पाई जाती है? तो 53 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रवण विभ्रांति, माने सुनने की जो विभ्रांति होती है वही पाई जाती है, हियरिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नांकित में से कौन से दुश्चिंता विकार नहीं है? निम्नांकित में से कौन से दुश्चिंता विकार नहीं है? तो ऑप्शन ए है दुर्भीति विकार, आतंक विकार, मनोग्रसित अबाध्यता विकार या मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति। तो 54 का भी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की? मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना किसने की? तो याद रखना है आपको ऑप्शन डी एंटन मेस्मर। एंटन मेस्मर ने मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की, नाम में ही आपका आंसर छुपा हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कायरूप विकार निम्न में से किससे संबंधित है? कायरूप विकार निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों 56 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, शारीरिक समस्या से, शारीरिक समस्या से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 57, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। असामान्य व्यवहार या असामान्य व्यक्ति का अध्ययन ही असामान्य मनोविज्ञान है, यह कथन किसका है? तो 57 का भी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे आइजनेक ने।
आइजनेक का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक के नाम को जाना जाता है? मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा हिप्पोक्रेटिस, हिप्पोक्रेटिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग फटाफट से नीचे कमेंट करके बता देंगे कल सुबह जो होगा कौन से सब्जेक्ट का वीडियो आना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करेंगे। हिस्ट्री तो हम लोगों ने खत्म ही कर दिया है। 59 है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है 10वीं से 16वीं तक, 10वीं से 16वीं तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और अच्छे से देखेंगे सभी लोग। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। पाइथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? पाइथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 60 का राइट आंसर आपको हो जाएगा क्रेपलिन। याद रखिएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर क्रेपलिन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। और मतलब कि आप लोगों का संडे का जो टेस्ट होगा उस संडे के टेस्ट में आप लोगों को 7 बजे से टेस्ट लिया जाएगा, 7 बजे शाम 7 बजे से, तो सभी लोग रेडी रहेंगे उस दिन और अच्छे से अपना जो होगा 1 से लेकर 15 तक चैप्टर तक की अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवाइज कर लेंगे। और जो क्वेश्चंस मैंने जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं वही सब क्वेश्चंस रहेंगे, उससे अलग एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा और देखा जाएगा किनका सबसे हाईएस्ट मार्क्स आता है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, कल सुबह मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और इंग्लिश के लिए इंग्लिश ऑब्जेक्टिव देखिए मैं आपका शेड्यूल लगा दूंगा, अगर रात को क्लास लेता हूं तो उसका शेड्यूल मैं आप लोग को लगा दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और मेरा व्हाट्सएप नंबर देख ही रहा होगा, अगर किसी तरह की परेशानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, कॉल ज्यादा नहीं कीजिएगा, कॉल करके ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। चलिए ओके, टेक केयर।